राम राम भाई। आज की वीडियो में जो है हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 जो कि अनुमान प्रमाण है पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पदार्थ विज्ञान में शायद पेपर 2 में जो है प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण ही अकेले 48 नंबर के हैं। तो इसलिए भाई इस चैप्टर को तो हल्के में मत ही लेना, बिल्कुल भी मत लेना। और प्रत्यक्ष पूरा हो चुका है, उसे देख लो। मैंने अपना 100% दिया है उसमें, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट मुझे देने पड़ेंगे, मैं जानता हूँ, और वो मैं दूंगा भी। ठीक है, नुकसान नहीं होने दूंगा तुम्हारा, उम्मीद तो यही है मेरी तरफ से। बाकी खुद भी एक बार किताब से पढ़ते रहना। ठीक है तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई अनुमान प्रमाण में क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि अनुमान है क्या। अनुमान 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 जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अनु, दूसरा है मान। अनुमान, ठीक है। अनु का मतलब होता है पश्चात, अनुमान का मतलब होता है अनु जमा मान। अनु का मतलब क्या है, पश्चात। अनु का मतलब क्या है, पश्चात। पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। और मान का मतलब होता है ज्ञान। मान का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। जो ज्ञान हमें बाद में हो उसे अनुमान कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं पदार्थ विज्ञान के अकॉर्डिंग, तो यह हो जाएगा कि पूर्व में लिए गए किसी विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे भविष्य में उस जैसे होने वाले विषयों का ज्ञान स्वतः होता हो, वो अनुमान के अंतर्गत आता है। मतलब कि पूर्व में लिए गए किसी विषय के प्रत्यक्ष, मतलब कि मैंने कभी अपने पास्ट में मेरे बाप ने बताई थी कि भाई ये गाय होती है, ठीक है। अब पास्ट में मेरे बाप ने मुझे बताया कि भाई ये गाय होती है, ऐसी होती है, दो सींग हैं, एक टांड है, चार थन है, चार पैर है, गलकंबल है, ठीक है, ये गाय होती है। अब उसके बाद मेरे बाप ने तो बता दिया पास्ट में। अब उसके बाद जब मैं बाद में आ रहा हूं, अब भाई आज की डेट में जब कभी मुझे वैसा ही स्ट्रक्चर, वैसा ही आइडेंटिटी मुझे जो है कहीं भी घूमती हुई दिखती है, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ भाई ये गाय है। क्या लग रहा है, अनुमान ही तो लग रहा है भाई, मेरे बाप ने तो गाय बताई थी ये स्ट्रक्चर। कोई पूछे कि ये गाय क्यों है, इसका जवाब थोड़ी है भाई मेरे पास, इसका जवाब नहीं है, ठीक है। हाँ मुझे ये पता है कि हाँ मेरे बाप ने बताया था ऐसा स्ट्रक्चर गाय का होता है, और ये जो घूम रही है ये जो है दूध देती है, और ये वाली भी दूध दे रही है, वो वाली भी दूध देती थी जिसके बारे में मेरे बाप ने बताया, तो मतलब कि ये गाय है, मैं उसको सीधा बोलूंगा गाय है, ठीक है। तो जो ज्ञान फ्यूचर में यानी कि आज मुझे उस गाय को देख के हुआ, किस बेसिस पे हुआ, पास्ट में जो मैंने उसका प्रत्यक्ष करा था, सामने खड़े होकर मेरे बाप ने बताया था, ठीक है। तो ये जो है ये अनुमान है, अनुमान कहते हैं इसे, ठीक है। पूर्व में लिए गए किसी विषय के प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे भविष्य में उस जैसी होने वाली सभी विषयों का ज्ञान मिलता हो, उसे अनुमान के अंतर्गत माना जाता है। पूर्व में लिए गए किसी विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे भविष्य में उस जैसे होने वाले विषयों का ज्ञान स्वतः होता हो, मिलता हो, उसे अनुमान कहते हैं। भाई उम्मीद करता हूं यार समझ गए होगे, ठीक है। आगे बात को लेके चलते हैं, चैप्टर बड़ा है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है ना वो प्रेजेंट में होता है, ठीक है। जिस समय मेरे बाप ने मुझे बताया था कि ये गाय होती है, तो उस समय गाय हमारे सामने खड़ी थी। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है प्रेजेंट में होता है, और जो अनुमान होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मतलब कि वो प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पे होता है। पहले मेरे पे उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए कभी ना कभी। अगर मुझ पे उसका प्रत्यक्ष है तो मैं उसका अनुमान लगा सकता हूं इन फ्यूचर कभी भी। आज मैं अगर उसका कुछ लगा रहा हूं गाय को देख के, तो वो अनुमान लगा रहा हूं। अनुमान क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास गाय का प्रत्यक्ष है, मैंने ले रखा है गाय का प्रत्यक्ष, ठीक है। सामने खड़े होकर मैंने गाय देखी है, इसलिए मैं कह देता हूं कि भाई ये गाय है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा और थोड़ा सा बात करें तो एक जगह ये भी आता है कि भाई युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं। जहां लॉजिकल थिंकिंग की जो है अपेक्षा रखी जाती हो, ठीक है, उस तर्क को जो है हम अनुमान कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसका जो है एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि पाचन शक्ति के आधार पर हम अग्नि का ज्ञान करते हैं, ये अनुमान ही तो है एक प्रकार से। अग्नि तो हमें नहीं दिख रही, पेट में किसी के जठर अग्नि दिख रही हो, ना आपको दिखेगी, ना कोई अपने आप को तुर्रम खा मानता हो उसे दिखेगी। पर जब हम पाचन शक्ति को देखते हैं, किसी पेशेंट में पाचन शक्ति को देखते हैं कि किसी को देखिए भैया ये सूखी रोटी खाता है और 10 15 20 खा लेता है, और इसका पाचन जो है ऐसा है कि भैया रोज सुबह पेट साफ हो जाता है, एक ही बेर जाता है पूरे दिन में, मतलब पाचन शक्ति अच्छी है ना। कोई आदमी है भाई डेली जो है 2 लीटर घी पी रहा है, हाँ 5 10 कटोरी जो है अपना सब्जी खाता है, और 20 40 रोटी पेल जाता है, एक बेर पेट साफ होता है दिन में,
कोई बीमारी नहीं है शरीर में, क्या है, पाचन शक्ति अच्छी है, यही तो सोचोगे तुम, तो इसका मतलब उसके शरीर में अग्नि भी अच्छी है, तो अनुमान लग गया ना कि अग्नि अच्छी होगी इसके शरीर की, ठीक है, उस टाइप से हो गया। उसके बाद क्या हो गया, व्यायाम के आधार पर तुम जो है बल का ज्ञान करते हो। अब कोई आदमी है वो 20 मिनट जो है व्यायाम कर रहा है, थक गया। दूसरा आदमी है वो 2 घंटे से व्यायाम कर रहा है, पसीना पसीना हो गया, रुक ही नहीं रहा। तुम क्या हो गया ना भाई, उस आदमी में ज्यादा ताकत है, बल उसमें ज्यादा है, वो रुक ही नहीं रहा भाई, वो 20 मिनट में थक गया, वो बहन जो लगा ही पड़ा है, ठीक है, मशीन की तरह। तो भाई ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके बाद और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एक आ जाता है कि सबसे पहले हम जो है अपने रसोई घर में जब हम छोटे होते हैं तो देखते हैं जब जब आग जलती है, और खासकर इसका एग्जाम्पल जो है पुराने जमाने के जो बच्चे हैं जो चूल्हे के आगे बैठे होंगे, कभी जब जब आग जलती है तो धुआं उत्पन्न होता है, जब जब रसोई में आग जलेगी धुआं उत्पन्न होगा, जब जब रसोई में आग जलाई जाती है तो धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान हमने कहा लिया रसोई में। अब जब कभी हम कहीं पे देखते हैं कि भाई हम कहीं जा रहे हैं अपनी गली से, तो एकदम किसी घर में से हमें धुआं दिख जाए तो हम तुरंत कहते हैं ना आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। आग लग गई क्यों कह दे रहे हैं भाई, हम तो धुआं देख पा रहे हैं, उस घर में से हमने धुआं देखा, तो हमने ये क्यों बोला आग लग गई? आग लग गई इसीलिए तो बोला क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं जब जब आग जलाई जाती है तो धुआं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो अनुमान है वो लग गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष ले रखा है उसका पहले से, हमने अपने पास्ट में, ठीक है, अपने भूतपूर्व जो है किसी विषय का प्रत्यक्ष ले रखा है, जिसके बेसिस पे हम जो है अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। आगे बात को लेके चलते हैं। कोई आदमी है वो आया, जी मेरे दर्द हो रहा है, कहाँ पे, जोड़ी में, मान लो मेरे घुटने में दर्द है। तुमने कही भैया इस तेल को आज लगाइए और कल सुबह बताइयो। उसने लगाया, अगले दिन आया और आके कहता है कि भैया मेरे तो दर्द बढ़ गया। तो क्या समझोगे? ये समझोगे ना कि भाई जरूर इसके जो घुटने हैं उनमें आम बन रहा है, आम बन रहा है, इसीलिए जो है इसको जो है तेल जो ये है स्नेह, स्नेह से जो है पीड़ा बढ़ गई, पीड़ा स्नेह से बढ़ती है आम बात में, ठीक है। तो तुम तुरंत कह दोगे तेरे आम बात है, तेल की मालिश मत करिए, इसमें स्वेदन कर, ठीक है, इसमें स्वेदन कर, स्वेदन से तुझे आराम पड़ेगा, और स्वेदन करते ही उसे आराम पड़ गया, तो सिद्ध हो गया कि आम बात था, ठीक है। अनुमान कैसे लगाया कि भाई तेल से उसका दर्द बढ़ गया, मतलब कि आम है अंदर, और सिद्धि कैसे हुई? स्वेदन करते ही कम हो गया। अगर वो कहता तेल मालिश करके मुझे आराम पड़ गया, तो फिर वायु वृद्धि थी, वात की वजह से वो दर्द था, इसीलिए जैसे ही तेल मालिश हुई तुरंत वो शांत हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अनुमान की बात। इसके बाद आगे बात को लेके चलते हैं। अब बात आ जाती है भाई हेतु की, ठीक है। हेतु क्या है? हेतु का सबसे पहली बात एक पर्याय है, इसको कहते हैं व्याप्य, ठीक है, ये चीज याद रखना, हेतु का पर्याय है व्याप्य। कभी कभी एग्जाम में जो है क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्याप्य को जो है परिभाषित कीजिए या डिफाइन करो, तो इस टाइप से थोड़ा ध्यान रखना कि हेतु को ही व्याप्य कहते हैं। अब हेतु क्या है? हेतु है भाई ऐसा साधन जिससे साध्य को सिद्ध किया जाए, ऐसा साधन, ऐसा साधन, ऐसा जुगाड़ जिससे साध्य को सिद्ध किया जाए। साध्य क्या है? जिस चीज को आप सिद्ध करना चाहते हो वो साध्य है, जिस चीज को आप सिद्ध करना चाहते हो वो साध्य है, ठीक है। तो ऐसा साधन, ऐसा जुगाड़ जिससे साध्य को सिद्ध किया जाए वो क्या है? हेतु, ठीक है। ऐसा साधन जिससे साध्य को सिद्ध किया जाए, ऐसा साधन जिससे साध्य को सिद्ध किया जाए वो जो है हेतु कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है? अब भाई तुमने कही थी कि वहां उस घर में आग लग गई, आग लग गई किस बेसिस पे गई? आग जो है, आग को तुम सिद्ध करना चाह रहे थे। अगर कोई कहता कि आग लग गई, कहां लग गई? तुम कहते वहां जहां से धुआं निकल रहा है, तो तुमने किस आधार पे जो है आग को कहा कि वहां आग लगी है? धुएं के आधार पे ना। तो जो धुआं है वो हेतु है, जो धुआं है वो हेतु है, ठीक है। तुमने धुएं को देखकर जो है साध्य को जो है खुद तो जाना और दूसरे को सिद्ध किया। दूसरे से कहा कि वहां आग लग गई, क्यों लग गई? क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। तो किससे तुमने सिद्ध किया? साध्य को किससे सिद्ध किया? वो साधन क्या था जिससे तुमने साध्य को सिद्ध किया? धुआं, धुएं को देख के करा ना तुमने, ठीक है। तो वो जो धुआं है वो हेतु है, ठीक है। इसके बाद जब जब स्नेह किया जाता है आम बात में तो पीड़ा बढ़ जाती है। तो क्या होता है? पीड़ा बढ़ जाती है, पीड़ा बढ़ गई। तो जो पीड़ा है जो बढ़ रही है, स्नेहन से जो पीड़ा बढ़ रही है, ठीक है, ये क्या है? हेतु। इस पीड़ा के बढ़ने के आधार पे ही तो तुमने कहा कि आम बात है। पीड़ा अगर ना बढ़ती तो क्या तुम कहते कि आम बात है इसके अंदर? नहीं कहते ना। तुमने आम बात उसको क्यों कहा? क्योंकि तुमने देखा कि इसने मालिश करी तेल से तो इसके जो है पीड़ा बढ़ गई। पीड़ा कब बढ़ती है? जब वहां जॉइंट्स में आम हो, ठीक है। तो भाई
आपने सिद्ध किससे किया? उस पीड़ा के बेसिस पे आप बोले, आप पीड़ा के बेसिस पे बोले कि पीड़ा बढ़ी है, मतलब इसके वात की वजह से दर्द नहीं हुआ, इसके आम वात है इसलिए इसके पीड़ा बढ़ गई तेल मालिश से, नहीं तो इसकी पीड़ा जो है शांत होती। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद साध्य क्या है? जिसे हेतु की सहायता से सिद्ध किया जाए। जिसे हेतु की सहायता से सिद्ध किया जाए। धुएं की सहायता से किसको सिद्ध किया? अग्नि को, तो अग्नि क्या है? साध्य। ठीक है, पीड़ा बढ़ी तो किसको सिद्ध करा? आमवात को, तो आमवात क्या है? साध्य है। ठीक है, अब व्याप्ति की बात करते हैं। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति है हेतु और साध्य का सदा साथ रहना। ठीक है, हेतु और साध्य, भाई जहां जहां आग जलेगी वहां वहां धुआं होगा, जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, जहां जहां मालिश करने से दर्द बढ़ेगा वहां वहां आमवात ही होगा, जहां जहां स्वेदन करने से पीड़ा कम होगी वहां वहां आमवात ही होगा, जहां जहां मालिश करने से दर्द कम होगा वहां वहां शूलवात की वजह से ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? हेतु और साध्य का साथ रहना क्या कहलाता है? व्याप्ति कहलाता है। व्याप्ति जो होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहली है अन्वय व्याप्ति, दूसरी है व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, अन्वय व्याप्ति क्या होती है? अन्वय व्याप्ति बेसिकली जो व्याप्ति दो वस्तुओं के मेल पर आधारित है। जो व्याप्ति व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य का साथ रहना। व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य का साथ रहना, जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं। ठीक है, तो अन्वय व्याप्ति क्या है? जो व्याप्ति दो वस्तुओं के मेल पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? अन्वय व्याप्ति। इसमें एग्जांपल क्या आएगा? जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी, जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा, जहां भारत होगा वहां उसके दोस्त होंगे, जहां उसके दोस्त होंगे वहां भारत होगा। ये अन्वय व्याप्ति है जो कि मेल पर आधारित है कि एक चीज अगर होगी तो दूसरी भी होगी। ठीक है, और व्यतिरेक व्याप्ति में क्या होता है? जो व्याप्ति दो वस्तुओं के अभाव पर आधारित हो, जैसे कि अगर अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा, अगर भारत के दोस्त नहीं है तो यहां भारत भी नहीं होगा। तो ये जो व्याप्ति है जो कि दो वस्तुओं के अभाव पर आधारित है इसे कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। ठीक है, उम्मीद करता हूं यार समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं पक्ष की। ठीक है, पक्ष क्या होता है? जिस स्थान पर साध्य को सिद्ध किया जाए, जिस स्थान पर साध्य को सिद्ध किया जाए उसे पक्ष कहते हैं। अब जो आग जली थी, तुमने अपने दोस्त से कही थी देख उस घर में आग लग गई, तो आग कहां लगी है? घर में। तो वो जो घर है, जिस स्थान पर साध्य सिद्ध हुआ, जिस स्थान पर साध्य था, जिस स्थान पर अग्नि थी, वो क्या है? वो है पक्ष। जिस स्थान पर साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे पक्ष कहते हैं। तो वो जो घर है वो पक्ष है। ठीक है, आमवात कहां था? जोड़ों में। ठीक है, तो जोड़ा क्या है? वो स्थान है जहां पर साध्य था। वो जोड़ा क्या है? जोड़े, जॉइंट्स जो हैं आपके, वो क्या था? वो स्थान है जहां पर आमवात था। ठीक है, तो जो जोड़ा है ये पक्ष है। ठीक है, पक्ष जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है सपक्ष, दूसरा होता है विपक्ष। ठीक है, सपक्ष क्या होता है? सपक्ष होता है जहां साध्य निश्चित रूप से पाया जाए, जहां साध्य निश्चित रूप से पाया ही जाएगा, यानी कि वो ऐसी जगह है जहां पे साध्य होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि वो वहां ना है। ठीक है, तो ऐसी जगह कहां है भाई? अब जैसे कि मैं कहूं कि भाई रसोई घर में क्या है? आग तो होगी ना, रसोई तो तभी है। ठीक है, तो वो जो रसोई घर है वो जो है सपक्ष है। किसके लिए? अग्नि के लिए। अग्नि के लिए सपक्ष क्या है? रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में तो आग होगी ही होगी, और कहीं हो या ना हो। ठीक है, उसी तरीके से पानी के अंदर होता है ना कमल, पानी के अंदर होता है ना कमल, तो अगर कोई तालाब है, ठीक है, कोई कहीं पे तालाब है तो वहां कमल होगा ना। तो पानी जो है सपक्ष है किसके लिए? किसके लिए फेवरेबल है? कमल के लिए ना। उसी टाइप से विपक्ष की बात अगर आप करोगे तो जहां साध्य निश्चित रूप से नहीं पाया जाएगा, जहां साध्य निश्चित रूप से नहीं पाया जाएगा। अब मैं कहूं कि भैया रेगिस्तान में कमल होता है, नहीं हो सकता ना। तुम कहोगे पागल हो गया क्या? यही कहोगे ना, पागल हो गया है क्या? रेगिस्तान में कहां से कमल आ जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या है? विपक्ष है। किसके लिए? कमल के लिए। कमल रेगिस्तान में नहीं हो सकता। आकाश में कमल उग रहा था, मैंने देखा। ठीक है, तुम कहोगे पागल है क्या दिमाग से? कीचड़ में होता है। ठीक है, तो वो जो कीचड़ में होता है, तुम्हें पता है कि जो कमल है उसके लिए सपक्ष क्या है? कीचड़, ना कि आसमान। आसमान क्या है उसके लिए? विपक्ष। ठीक है, तो एक ये हो गई। इसके बाद भाई परामर्श की बात करूं तो जो व्याप्ति युक्त हेतु साध्य का पक्ष पर होना, व्याप्ति का पक्ष पर होना जो है परामर्श कहलाता है। बेसिकली व्याप्ति का अपने पक्ष पर होना यह परामर्श है। व्याप्ति का पक्ष पर होना परामर्श है। व्याप्ति का पक्ष पर होना परामर्श है। व्याप्ति का पक्ष पर होना परामर्श है। व्याप्ति क्या है? हेतु और साध्य का साथ साथ रहना।
जहां आग वहां धुआं, ठीक है, जहां आग वहां धुआं, हेतु और साध्य का साथ साथ रहना, जहां जहां स्नेहन से दर्द वहां वहां आम बात। ये जो हेतु और साध्य का एक साथ रहना है, ये क्या है? व्याप्ति। और व्याप्ति यदि अपने पक्ष पर है, व्याप्ति यदि किसी स्थान पर है, तो उसे परामर्श कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? परामर्श से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जो ज्ञान उत्पन्न होगा, परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसे आप अनुमिति कहेंगे, उसे आप अनुमिति कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद अगला आता है दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत भाई ऐसा उदाहरण या ऐसी बात जिसे मूर्ख व ज्ञानी दोनों समान रूप से समझ सकें। ऐसी बात, ऐसा ज्ञान, ऐसा उदाहरण, ऐसी चीज जिसे मूर्ख व ज्ञानी समान रूप से समझ सकें। ठीक है, वह क्या है? दृष्टांत। इसके बाद क्या है? इसमें जो एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर दूं तो एग्जाम्पल इस टाइप से हो जाएगा। अगर बाइक चलते चलते रुक जाती है तो सबसे पहले चाहे कोई बुद्धिमान हो चाहे कोई मूर्ख हो, वो चेक करेगा पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया। तो दृष्टांत क्या है कि गाड़ी रुक गई तो सबके दिमाग में सबसे पहला आता है कि भैया पेट्रोल खत्म हो गया होगा। ठीक है, जिसे मूर्ख व ज्ञानी समान रूप से समझ सकें। ठीक है, अब अनुमान के भेद की बात करूं। अनुमान के भेद, अनुमान के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान क्या है? स्वार्थ अनुमान है जो अनुमान स्वयं अपनी ही अनुमिति ज्ञान से हुआ हो। ठीक है, स्वार्थ अनुमान मतलब कि जो अनुमान स्वयं अपनी ही अनुमिति ज्ञान से हुआ हो, ठीक है, उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। अब अनुमिति क्या थी? जो परामर्श से ज्ञान उत्पन्न हुआ था। परामर्श क्या था? परामर्श था कि हेतु और साध्य का अपने पक्ष पर होना, आग और धुएं का रसोई घर में होना, यह परामर्श है। ठीक है, तो जो ज्ञान स्वयं अपनी अनुमिति से हो, जो ज्ञान स्वयं अपनी, जो अनुमान आपको स्वयं अपनी ही अनुमिति के आधार पर लग रहा है, वो जो है स्वार्थ अनुमान है। ठीक है, आपने अपनी अनुमिति देखी थी, आपने बचपन से देखा था कि हाँ भाई जब आग जलती है तो धुआं होता है। उस ज्ञान के आधार पर आपने धुएं को देख के उस घर में कह दिया था कि आग लग रही है। ठीक है, तो ये क्या था? स्वार्थ अनुमान था मेरे भाई। ये क्या था? स्वार्थ अनुमान। जो अनुमान स्वयं अपनी ही अनुमिति ज्ञान के कारण हो, वह स्वार्थ अनुमान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद भाई परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान में क्या होता है? जब स्वयं धुएं को देख हम अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। हमने धुआं देखा तो हमें अनुमान हो गया कि भाई वहां आग लगी है, पर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस व्याप्ति को नहीं जानता, जो कि नहीं जानता कि हेतु और साध्य जो है साथ रहते हैं, जो नहीं जानता कि जहां धुआं होता है वहां आग होती है। ठीक है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, उस आदमी को यदि हम पंचवाक्य में समझाने की कोशिश करेंगे तो वह परार्थ अनुमान है। भाई कोई चीज है, जब हमने अनुमान स्वयं अपनी अनुमिति से तो लगा लिया, जब हमने कोई अनुमान स्वयं अपनी अनुमिति ज्ञान से तो लगा लिया, हमें तो पता चल गया कि हाँ भाई वहां धुआं निकल रहा तो आग लग रही होगी। पर कोई आदमी, उसको नहीं पता वो व्याप्ति, उसको नहीं पता कि हेतु और साध्य क्या होता है, वो साथ रहते हैं या क्या फलाना ढेका। ठीक है, तो उसको जो है आप पंचवाक्य में समझाने का प्रयास करते हैं, पंचवाक्य में समझाने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या है? इसको कहते हैं परार्थ अनुमान। परार्थ मतलब दूसरे को अनुमान लगवा रहे हो आप। आपको तो स्वार्थ अनुमान हो गया, ठीक है, पर दूसरे को नहीं हुआ, तो उसको आप जो है अनुमान लगवा रहे हो, उसको आप बता रहे हो, उसको आप ज्ञान दे रहे हो कि भैया वहां आग लगी है। ठीक है, इसको अब बात आ गई पंचवाक्य क्या है। पंचवाक्य भाई क्या होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। भाई पंचवाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं तुम्हारा ऐसा करवा सकता हूं कि तुम कहोगे कि हाँ भाई कुछ करवा ही दिया, कुछ तगड़ा ही पढ़ा दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है साध्य के बारे में बताना। प्रतिज्ञा क्या है? साध्य के बारे में बताना। साध्य क्या था? अग्नि। देख वहां आग लगी है, तो आग जो लगी है, ये जो चीज आपने करी, ये है प्रतिज्ञा। आपने स्टेटमेंट जो पास करी, आग लगी है, ठीक है, ये जो है प्रतिज्ञा। ठीक है, हेतु। हेतु क्या है? जिससे आप साध्य को सिद्ध करोगे। वो कहेगा कहां आग लगी है, तुम कहोगे वहां जहां धुआं है,
वो जो धुआं है वो हो गया हेतु। दृष्टांत, दृष्टांत अभी मैंने बताया आपको कि जिसे मूर्ख और ज्ञानी दोनों समान रूप से समझ सके उसे दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, अब भाई आपका वो जो दोस्त है वो कह रहा है अच्छा धुआं निकल रहा है तो क्या वहां आग लगी है? तुम कहोगे अरे मूर्ख, तुझे ये बात नहीं पता? तूने बचपन में देखा नहीं है जब जब मां चूल्हा जलाती थी तो जहां जब आग लगाती थी चूल्हे में, जब चूल्हा जलाती थी तो धुआं निकलता था। यह हो गया दृष्टांत। मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो, उसने कम से कम चूल्हा तो जलते हुए देखा होगा। ठीक है, यह हो गया दृष्टांत जिसे मूर्ख व ज्ञानी दोनों समान रूप से समझ सके। इसके बाद आ गया उपनय। उपनय में क्या है, बेसिकली तुम उस व्याप्ति के बारे में बताओगे। व्याप्ति के बारे में बताओगे मतलब कि तुम कहोगे देख वहां धुआं निकल रहा है ना, वहां धुआं निकल रहा है ना, वो कहेगा हाँ धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद निगमन। निगमन में क्या है, तुमने अपनी प्रतिज्ञा ली थी, जो स्टेटमेंट सबसे पहले कही थी, जो प्रतिज्ञा थी तुम्हारी, उसको रिपीट करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं वहां आग लगी है, इसलिए मैं कह रहा हूं वहां आग लगी है। इसको रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा समझना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है, देख वहां आग लगी है, उसने कही कहा। फिर आ गया हेतु, देख जहां धुआं निकल रहा है, तो धुआं हेतु हो गया। उसने कही कि धुआं निकल रहा है तो मतलब आग लगी है। तुम कहोगे अरे मूर्ख, तूने देखा नहीं जब बचपन में मां चूल्हा जलाती थी, जब हम छोटे थे मां चूल्हा जलाती थी तो वहां धुआं निकलता था। वो कहेगा हाँ निकलता था। फिर तुम उपनय कहोगे, उपनय मतलब कि तो देख ना वहां धुआं निकल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा धुआं निकल रहा, वो देख। वो कहेगा हाँ यार धुआं निकल रहा है। तो उसके बाद तुम निगमन कहोगे, निगमन मतलब कि अपनी प्रतिज्ञा को रिपीट करोगे। तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि वहां आग लगी है। और क्यों कह रहा हूं कि आग लगी है, इसलिए कह रहा हूं कि वहां आग लगी है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए पंचवाक्य। उम्मीद कर रहा हूं यार बहुत कोशिश करिए कि अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो है न्याय दर्शन के अनुसार और चरक संहिता के अनुसार जो है अनुमान के भेद देखते हैं। ठीक है, न्याय दर्शन और चरक संहिता के अनुसार अनुमान के भेद। ठीक है, तो भाई न्याय दर्शन के अनुसार जो है अनुमान के 3 भेद हैं, चरक संहिता के अनुसार जो है अनुमान के 3 भेद हैं। क्या क्या है? पहला है पूर्वत, दूसरा है शेषवत, तीसरा है सामान्यो दृष्टा। पहला है पूर्वत, दूसरा है शेषवत, तीसरा है सामान्य दृष्टा। जो न्याय दर्शन में पूर्वत कहा है उसे आचार्य चरक ने भविष्यकालिक कहा है। ये चीज याद रखना, सबसे पहले यही बता रहा हूं, उसके बाद में डिफाइन कर दूंगा क्या क्या होता है। ठीक है, पर पहले ये चीज याद रखो कि पूर्ववत को, जो न्याय दर्शन में पूर्ववत है वही चरक संहिता में भविष्यकालीन है। ठीक है, जो पूर्ववत अनुमान है उसे भविष्यकालीन अनुमान भी कहते हैं। जो शेषवत अनुमान है उसे भूतकालिक अनुमान भी कहते हैं। और जो सामान्य दृष्टा है उसे वर्तमान कालिक अनुमान भी कहते हैं। ये चीज याद रखना, सामान्य दृष्टा को वर्तमान कालीन, ठीक है, शेषवत को जो है भूतकालीन, पूर्वत को जो है भविष्यकालीन। पूर्वत मतलब भविष्यकालीन, पहले बता देना। पूर्वत मतलब पहले बता देना, मतलब कि पहले क्या बताते हैं, भविष्य को बताते हैं ना। ठीक है, तो पूर्वत मतलब भविष्यकालीन। शेषवत मतलब कि बाद में बताना, शेष मतलब कि बच गया बाद में। ठीक है, शेषवत मतलब कि भूतकालिक। ठीक है, और सामान्य दृष्टा मतलब कि सामने सामने है भाई, आज, वर्तमान। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे बात करते हैं पहले पूर्वत क्या है। पूर्वत क्या है भाई, कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना। कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना, कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना, कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना। अब तुम कोई बीज देखोगे, तुम्हारे हाथ में कोई बीज आ गया आम का, तो उससे क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? तुम ये कहोगे ना, हाँ ये बीज जब किसान या कोई भी आदमी बोएगा तो आम का पेड़ निकलेगा। तो तुमने कारण देखा, वो कारण क्या है, आम का पेड़ किससे बनेगा, उस बीज से ना। उस बीज को देखकर, उस गुठली को देखकर तुमने जो है अनुमान लगा लिया ना कि भविष्य में इससे जो है आम का पेड़ बनेगा। अनुमान लगा लिया ना तुमने उस बीज को देखकर। उसी तरीके से उसके बाद बहुत तेज गर्मी पड़ रही है मान लो, ठीक है, तो तुम उस बहुत तेज गर्मी को देख के पहले ही अनुमान लगा लोगे ना कि भाई आज बहुत लोग बेहोश होंगे। क्यों भाई, गर्मी इतनी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन होगा आधी दुनिया को। तो ठीक है, जब टेम्परेचर इतना हाई है तो कॉमन सी बात है ना, अनुमान लगा लोगे ना कि भाई आज बहुत लोग बेहोश होंगे। तो तुमने फ्यूचर बता दिया पहले ही। ठीक है, तो ये हो गया पूर्ववत, तुमने पहले ही बता दिया। क्या बता दिया, भविष्यकालीन। ठीक है, क्या बता दिया, भविष्यकालीन। कारण को देखकर, बढ़ती हुई गर्मी को देखकर लोग बेहोश होंगे, कार्य बता दिया। बीज को देखकर आम का पेड़ उगेगा, कार्य बता दिया। ये क्या है, पूर्ववत। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। करता हूं तीसरे एग्जांपल में क्या आएगा। तीसरे एग्जांपल में आएगा भैया, मान लो तुम देख रहे हो कि जो है
दो जानवर हैं, मान लो कुत्ता है और कुतिया है, ठीक है, और वे जो है समागम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको देख के तुम क्या अनुमान लगा लोगे कि 3 महीने बाद जो है, 3 माह बाद जो है पिल्ले घूमेंगे यहाँ पे। अनुमान लगा लिया ना तुमने कि जल्द ही जो है फिर से पिल्ले आने वाले, ठीक है, पिल्ले देगी अभी, तो ये अनुमान लग गया ना, पहले ही अनुमान लग गया। इवन अभी पिल्ले नहीं हुए, अभी तो समागम चल रहा है, ठीक है। तो जो ये पहले अनुमान लगाया जाता है ये होता है पूर्वत। इसके बाद आता है शेषवत। शेषवत मतलब कि कार्य को देखकर जो है तुम कारण का अनुमान लगा लो। कार्य को देखकर तुमने कारण का अनुमान लगा लिया। तुमने देखी ये आदमी बेहोश पड़ा है, तो तुमने तुरंत अनुमान लगा लिया यार आज गर्मी इतनी पड़ रही थी, बेहोश तो होता ही बेचारा। तुमने देखी आम का पेड़ खड़ा है, तुमने कारण का पता कर लिया यार आम के बीज से उगा होगा, आम की गुठली से उगा होगा, ठीक है। तो तुमने कार्य को देखा, तुमने वो चीज देखी जो हो चुकी, और तुमने उससे पता क्या लगाया कि कारण क्या था। तुम जा रहे हो, तुम घर से बाहर निकले, तुमने देखी पूरी रोड भीग रही है, तुम अनुमान लगा लोगे यार बारिश हुई होगी तभी भीग रही है इतनी, ठीक है, ये हो गया। वहीं पे अगर तुम बादल छाए देख रहे हो और तुम कहो कि आज बारिश होएगी, तो ये हो गया पूर्वत। हुई नहीं है, पहले बता दिया तुमने, ठीक है। तुमने पिल्ले देखे कहीं पे, तुमने पिल्ले देख ली कि भाई छोटे छोटे पिल्ले हैं, तो तुम क्या अनुमान लगाओगे? तुम ये सोचोगे ना कि कुत्ते और कुतिया ने जो है समागम क्या होगा, ठीक है। तुमने उन पिल्लों को देख के मैथुन का अनुमान लगा लिया ना, बल्कि मैथुन तो हो चुका है। इवन देन तुम आज उन पिल्लों को देख के जो है उस कार्य को देखकर जो रिजल्ट आया है, उस कार्य को देखकर तुम जो है उसके कारण का अनुमान लगा चुके हैं ना कि कैसे आए होंगे, अनुमान लग गया ना। घी को देख के दूध से बना होगा, अनुमान लग गया ना। ये क्या है? यह है शेषवत भूतकालिक, यानी कि आज की स्थिति को देख के हमने अनुमान लगा लिया आज की स्थिति ऐसी है क्यों, ठीक है। इसके बाद आ गया सामान्य दृष्टा। सामान्य दृष्टा में क्या आएगा? इसमें जो है वर्तमान कालिक कहते हैं इसे। इसमें तुम खड़े हो मान लो एक जगह, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मियों के दिन है, तो तुम सोचोगे कहीं भैया दूर बारिश हो रही होगी। तुम खड़े हो, तुमने देखी दूर कहीं से धुआं आ रहा है, तो तुम अनुमान लगा लोगे भैया आग लगी होगी। तो ये वर्तमान में चल रहा है ना सब कुछ, ये वर्तमान में चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? सामान्य दृष्टा। तो भाई पार्ट 1 ये हो गया अनुमान प्रमाण का, ठीक है। और बड़ा चैप्टर है, इसे मैं जो है 3 पार्ट्स में कवर करूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट कल, थर्ड पार्ट परसों, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देना, और उम्मीद करता हूँ यार समझा पा रहा हूँ, अपना मैं 100% दे रहा हूँ। और बाकी थोड़ा कोशिश तुम भी करो, ठीक है। ताली जो है 2 हाथ से बजती है, सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।